हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो मैं विक्रम कुमार, मेरे यूट्यूब चैनल ओम टीचिंग सेंटर में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो जिस तरह से प्रत्येक दिन मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आता हूं जनरल साइंस का, उसी तरह आज भी जनरल साइंस का 20 वह टॉप से टॉप क्वेश्चन बताएंगे जो हर एग्ज़ाम के लिए आपको मदद करेगा। आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी में इसी टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, तो वीडियो को अंत तक बने रहे। और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मेरे चैनल का सभी न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे और वीडियो का लाभ उठा सकें। तो चलिए, वीडियो कुछ शुरू होने से पहले आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है आपके पास। निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग अपच का उपचार करने के लिए होता है। तो आपको बताना है अपच का उपचार करने के लिए किसका उपयोग होता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। ऑप्शंस हैं प्रतिजैविक, पीराहारिक, एंटेसिड, प्रतिरोधी। तो इनमें से सही आंसर क्या होगा आपका। तो इसमें सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एंटेसिड। एंटेसिड जो है अपच के उपचार के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपके पास। नेक्स्ट है आपके पास सैम शैम्पेन और सोडा में बुलबुले होते हैं। तो शैम्पेन और सोडा में बुलबुले होते हैं, तो आपको बताना है किसके कारण होते हैं। ऑप्शंस हैं कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, हाइड्रोजन के कारण, नाइट्रोजन के कारण या फिर ऑक्सीजन के कारण। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा आपका। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। शैम्पेन और सोडा में बुलबुले किसके कारण होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है विद्युत मरकरी लैंप में रहता है। तो आपको बताना है कि विद्युत मरकरी लैंप में कौन सी गैस भरी जाती है। ऑप्शन है कम दाब पर पारा, अधिक दाब पर पारा, नियोन और पारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कम दाब पर पारा। यानी विद्युत मरकरी लैंप में क्या भरा जाता है, कम दाब पर पारा भरा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या होती है। तो आपको बताना है एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। ऑप्शंस हैं 10 पर पावर 12 से 10 पर पावर 15, 10 पर पावर 15 से 10 पर पावर 18, 10 पर पावर 18 से 10 पर पावर 21 या फिर 10 पर पावर 21 से 10 पर पावर 24। तो इसमें सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 10 पर पावर 18 से 10 पर पावर 21 एक डोमेन बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपके पास। नेक्स्ट क्या है प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपको बताना है इसका सही आंसर। तो चलिए इसका सही आंसर बताइए। ऑप्शंस हैं अपवर्तन, प्रकीर्णन, व्यतिकरण या फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है आपको सही आंसर बताना है। चलिए मैं इसका बता देता हूँ। इसका सही आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाशीय फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या है लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होती है। तो आपको बताना 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर ध्वनि की गति किस पर अधिक होती है। ऑप्शन है हवा में, ग्रेनाइट में, पानी में या फिर लोहा में। तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लोहा में। यानी 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम में ध्वनि किस माध्यम में सबसे अधिक होती है, लोहा में।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपके पास। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती है। आप बताइए सही आंसर, जो कि कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती है। ऑप्शन है प्रकाश, ऊष्मा, ध्वनि या फिर इलेक्ट्रॉनिक। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो चलिए मैं बता दूँ। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश। यानी प्रकाश तरंगे जो है शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है। रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण किसका है, परावर्तन का, अनुनाद का, व्यतिकरण या फिर अपवर्तन का। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनुनाद का। तो रेडियो का समस्वरण स्टेशन किसका उदाहरण है, अनुनाद का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने उपस्थित हो रहा है, डॉपलर प्रभाव संबंधित है। तो आपको बताना है डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है, ध्वनि से, जनसंख्या से, मनोविज्ञान से या फिर मुद्रा परिचालन से। तो इसका सही आंसर होगा क्या, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि से। यानी डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है, ध्वनि से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट प्रश्न, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है। तो आपको बताना है कि ध्वनि तरंगे किस में नहीं चल सकती है, ठोस माध्यम में, द्रव माध्यम में, गैसीय माध्यम में या फिर निर्वात में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, निर्वात में। ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चल सकती है। तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपके पास दो लाइन है, ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके ज़बरदस्त होते हैं। ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके ज़बरदस्त होते हैं। हौसले भी कई बार उनके पख्त होते हैं, लेकिन जुनून में वो मग्न मस्त होते हैं। इसीलिए वीडियो में मस्त होकर देखिए, मग्न होकर देखिए और वीडियो का लाभ उठाएं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, हम रेडियो की घंटी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुनते हैं, यह संभव है। तो आपको बताना है कि हम रेडियो की घंटी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों में कार्यक्रम को सुनते हैं, तो किसके कारण संभव है। तो आपको बताना है सही आंसर। ऑप्शन है अनुनाद के कारण, विस्पंद के कारण, व्यतिकरण के कारण या फिर विवर्तन के कारण। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, अनुनाद के कारण हम रेडियो में विभिन्न स्टेशनों पर जाकर कार्यक्रम को सुनते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है। तो आपको बताना है उस क्या संरक्षित होता है। ऑप्शन से संवेग, ऊर्जा, संवेग और ऊर्जा दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा। यानी ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से ऊर्जा संरक्षित होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट है आपके पास, कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह हो। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह क्या हो। तो आपको बताना है काला और खुरदरा, काला और लाल, सफ़ेद और खुरदरा या फिर सफ़ेद और लाल। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, काला और खुरदरा। जब वह काला और खुरदरा होगा तो क्या होगा, ऊष्मा का अधिक अवशोषण करेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है। तो आपको बताना है विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है, पिंड के द्रव्य पर, पिंड को उपलब्ध कराए गए ऊष्मा पर, पिंड के द्रव्यमान पर या फिर पिंड के तापमान पर। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पिंड के द्रव्यमान पर, द्रव्य पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपके पास, सूर्य के सतह का तापमान है। तो आपको बताना है सूर्य के सतह का तापमान क्या होता है, 600 केल्विन, 2000 केल्विन, 6000 केल्विन या फिर 7000 केल्विन। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 6000 केल्विन। सूर्य के सतह का तापमान कितना होता है, 6000 केल्विन होता है।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपके पास। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आ गया। नेक्स्ट प्रश्न के पास, यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो उस आपेक्षिक आर्द्रता क्या होती है। तापमान की वृद्धि में सहसा वृद्धि होने पर आपेक्षिक आर्द्रता आपको बताना है। बढ़ती है, घटती है, या फिर स्थिर रहती है, या फिर क्या होता है, घटती बढ़ती रहती है। तो आपका आंसर क्या होगा, यदि किसी तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो उसका अपेक्षिक आर्द्रता आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घटती रहती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या आपके पास। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है। तो आपको बताना है कि मिट्टी के घड़े में जल रख देने पर वह कित बाहर का तापमान कितनों रहे फिर भी उसके अंदर जल ठंडा रहता है। तो आपको बताना है किस कारण की वजह से होता है। ऑप्शन है द्रवण के कारण, वाष्पीकरण के कारण, ऊर्ध्वापातन के कारण, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वाष्पीकरण के कारण। तो मिट्टी के घड़े में जल किसके कारण ठंडा रहता है, वाष्पीकरण के कारण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होता है। तो आपको बताना है बर्फ पर दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक क्या होता है। ऑप्शंस हैं घट जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, या फिर शून्य हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, घट जाएगा। बर्फ पर दाब बढ़ाएंगे तो उसका गलनांक ऑटोमेटिक घट जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या आपके पास। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्षा के बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है। तो आपको बताना है कि वर्षा का बूंद का जो आकार होता है गोलाकार होता है, वह आखिर किसके वजह से होता है। ऑप्शन है श्यानता, पृष्ठ तनाव, प्रत्यास्थता, गुरुत्व। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठ तनाव। यानी पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा का बूंद का आकार क्या होता है, गोल होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और आज का लास्ट प्रश्न है आपके सामने। लास्ट प्रश्न क्या है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न करने किसके द्वारा होता है। तो सूर्य की ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है, आपको ऑप्शन सही ऑप्शन से बताना है। ऑप्शन है आयतन द्वारा, नाभिक के संलयन द्वारा, नाभिक के विखंडन द्वारा, या फिर ऑक्सीजन द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नाभिक की संलयन द्वारा। तो सूर्य की ऊर्जा का किसके द्वारा उत्पन्न होता है, सूर्य में किसके द्वारा उत्पन्न होता है, नाभिक के संलयन द्वारा। तो इसी तरह से आज का लास्ट प्रश्न कंप्लीट हुआ और पूरा सेट कंप्लीट हुआ। इसीलिए उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोग को बहुत ही पसंद आया होगा। इसे जितना से जितना हो सके वीडियो को अपने सभी फ्रेंड तक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।